ये है सिंगानिया हाउस। यहाँ रहता है गुलाबगंज का सबसे रईस परिवार। घर में धन दौलत, खेती बाड़ी, फैक्ट्रियाँ, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। परिवार में रहते हैं सिर्फ 3 लोग। आदित्य और अधीरा सिंघानी को बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था एक बेटा। क्रिश अभी सिर्फ 5 साल का है। अरे क्रिश बेटा, किधर चले? जी माँ, वो मैं स्कूल से आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये चिड़िया दिखी। देखिए ना, इसके पर को किसने मारा है, बेचारी। मैं इसे दवा लगाऊंगा। अरे बेटा, पर ये सब तो छोटी बातें हैं। उसे रामलाल को दो। तुम जाओ, पहले नहा धो के आओ, खाना तैयार है। भूख लगी होगी ना? रामलाल, रामलाल। नहीं माँ, मैं खुद ही करूँगा। 5 मिनट बस, अभी आया। और फिर क्रिश थोड़ा सा पानी लेके और दवाई लेके अपने कमरे की बालकनी में आके बैठ जाता है और चिड़िया को पानी पिलाने लगता है। चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर वो उड़ने की कोशिश करने लगती है। अरे रुको रुको तो। और फिर तभी एक लड़की के हाथ ने चिड़िया को पकड़ लिया और वो उसे शांत करने लगी। क्रिश ने देखा कि एक सुंदर सी लड़की कुछ लोरी गा रही है। चिड़िया शांत हो गई और उस लड़की ने चिड़िया के पैर पे दवा लगा दी। थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरी माँ ये लोरी मेरे लिए गाती थी। ये लोरी सुनते ही मैं शांत होके सो जाती थी। अच्छा, लेकिन तुम कौन? मैं रश्मि। निशा जी है ना मेरी माँ, वो तुम्हारे यहाँ खाना बनाती है। अच्छा, निशा आंटी क्या खाना बनाती है वो? डिलीशियस। तो तुम उनकी बेटी हो, लेकिन तुम मेरे कमरे में? ओह माफ करना, दरअसल मुझे यहाँ किताबें दिखी तो मैं यहीं रुक गई। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी किताबें पढ़ सकती हो। इस तरह क्रिश और रश्मि की मुलाकात हुई। रश्मि के पापा का हाल में ही देहांत हो गया था, इसलिए रश्मि की माँ निशा जी लोगों के यहाँ खाना बनाने जाती। रश्मि भी अपने स्कूल के बाद माँ के साथ जाती और उनका हाथ बटाती। क्रिश और रश्मि एक ही उम्र के थे, लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। तो स्कूल के बाद वे दोनों एक दूसरे को स्कूल की कहानियां बताते, साथ में पढ़ाई करते और फिर खेलते। धीरे धीरे वो बड़े होते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। माँ जी, छोटे साहब आजकल रश्मि से बहुत बातें करने लगे हैं। रश्मि कौन? वो निशा खाना बनाती है ना, उसकी बेटी। अच्छा, अरे चलने दो। क्रिश को अपने घर की मान मर्यादा का पूरा एहसास है और बोझ हो जाता है। दिल बहलाने के लिए ये सब तो करेगा ही। क्रिश अब कॉलेज जाने लगा था। रश्मि भी उसी कॉलेज में पढ़ती। और फिर एक दिन कॉलेज में रश्मि, पता है काले बाबा की पहाड़ पे जो तालाब है ना, उसमें कमल के फूल खिले हैं। कमल के फूल? वाह, मुझे कमल बहुत पसंद है। तुम्हें कमल पसंद है? सुनो तो, वो तालाब में ये फूल साल में एक ही बार खिलते हैं और जो इसे तोड़ के अपने प्रेमिका को देता है, उनका प्यार अमर हो जाता है। कुछ भी, मुझे उन सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कल ही पहाड़ पे जाऊंगी। इस बात पे पूजा हंसने लगती है। क्या हुआ? तुम दोनों पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। उस तालाब में जाके वो फूल लाना असंभव के बराबर है। वो रास्ता बहुत सारी चुनौतियों से भरा है, किसी की जान भी जा सकती है। ओह, तो छोड़ो फिर, शायद मुझे कमल कभी नहीं मिलेगा। और रश्मि थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन क्रिश दिमाग में प्लान बनाने लगता है। उसकी आंखों में जुनून चमक उठता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के क्रिश काले बाबा की पहाड़ी चढ़ने लगता है। कैसे वैसे करके वो कमल के फूल ले लेता है और वापस घर आ जाता है। घर में आते ही वो दबे पांव अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी उसे आवाज आती है। क्रिश, तुम इतनी सुबह कहाँ गए थे? माँ, वो मैं वो। हमने पूछा कहाँ गए थे?
माँ, मैं आपके लिए ये कमल का फूल लाने गया था। काले बाबा की पहाड़ वाला कमल? हाँ, मेरा बेटा, लेकिन इसके बाद तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे, समझे? वहाँ जानलेवा खतरा है। जी माँ। और फिर कॉलेज की छत पे हुलू हुलू क्या? 1 मिनट बस, अब खोलो। बताओ। यस। यस यस यस, 100 बार यस। दोपहर में रश्मि क्रिश के घर जाती है, लेकिन क्रिश घर पे नहीं होता है। रश्मि एक चिट्ठी लिख के क्रिश के कमरे में रख देती है। क्रिश के रूम से निकलते वक्त अधीरा रश्मि को देख लेती है। पहले तो चौंक जाती है, लेकिन उससे वह ठीक तरह से ही बात करती है। और फिर रश्मि के वापस जाते वक्त अधीरा की नजर उसकी बालों में पड़ती है, जिसमें वही कमल का फूल लगा हुआ था। अधीरा तुरंत ही जाती है क्रिश के रूम में और उसकी नजर पड़ती है रश्मि की लिखी हुई चिट्ठी पर। और जब उसे उठाती है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते पढ़ते गुस्से में जैसे आग बबूला हो जाती है। और फिर रात को क्रिश के घर में आते ही, क्रिश, मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। फिर हमें पता चला कृष्यानु महाराज और उनकी उग्र तपस्या के बारे में। हम उनके शरण गए, उन्होंने अजीबोगरीब मांगे की और हमने सारी मांगे पूरी की। तब जाके तुम्हारा जन्म हुआ। सिंघानिया खानदान की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हारे कंधे पे है। माँ, क्या हुआ है? तुम आज के बाद रश्मि से न कभी मिलोगे न बात करोगे, समझे? लेकिन मैं रश्मि से प्यार करता हूँ। मैं रश्मि की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इन छोटे लोगों की वजह से मैं अपने खानदान की प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने दूंगी। और तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ? क्रिश, इधर आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? अरे ये कैसी बदबू आ रही है? रश्मि, तुम्हारे आते ही ये बदबू आने लगती है। तुम्हारे कपड़ों से हमेशा खाने की महक आने लगती है। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पूजा से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है, कैसे रहती है। और एक तुम हो, बिल्कुल बहन जी लगती हो। पूजा देखो कैसे फटाफट इंग्लिश बोलती है। और एक तुम। क्रिश, प्लीज मेरा नाम मत लो, बहन जी कहीं की। रश्मि रोने लगती है और ये कुछ दिन चलता रहता है। क्रिश उससे बड़ी बदतमीजी से बात करता है। आखिरकार रश्मि कॉलेज छोड़ देती है। उसकी माँ उसे लेके कहीं दूर चली जाती है। 10 साल बाद रश्मि इंडिया की नंबर 1 सर्जन बन चुकी है। लोग उसे दुआएं देते हैं। न्यूज में उसके काफी चर्चे रहते हैं। वो हमेशा काम में लगी रहती है। एक दिन सुबह वो अमेरिका से आती है। ड्राइवर चाचा, पहले हॉस्पिटल की तरफ लीजिए। लेकिन रश्मि बेटा, तुम अभी तो आई हो। हाँ, लेकिन पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आते हैं। जल्दी चलिए। पता नहीं आज घबराहट सी क्यों हो रही है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो देखती है कि अस्पताल में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। बहुत सारे लोग अंदर आ जा रहे हैं। रश्मि नर्स से पूछती है। नर्स बताती है कि पास में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़के को बहुत ज़्यादा चोट आई है। ये लोग कह रहे हैं कि उस लड़के ने इनकी जान बचाई है, इसलिए वो उसके साथ ही रुकेंगे। रश्मि जल्दी से तैयार होकर ऑपरेशन हॉल में आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ क्रिश खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू पोंछ के उसकी सर्जरी करने लगती है। रश्मि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है तो अधीरा पर उसकी नजर पड़ती है। अधीरा बहुत ही टूटी हुई सी लग रही थी। फिक्र मत कीजिए, अब क्रिश खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी नर्स क्रिश का सामान लेके आती है। अधीरा क्रिश का सामान लेके वहाँ से चली जाती है, लेकिन क्रिश की एक डायरी वहाँ नीचे गिर जाती है। रश्मि वो डायरी उठाती है तो उसकी नज़र पड़ती है अपने नाम पे
और देखती है कि उसमें उसके नंबर्स, पता और बैंक अकाउंट के नंबर्स लिखे होते हैं। और फिर रश्मि दूसरा पेज खोल के देखती है। उस पे लिखा होता है, प्रिय रश्मि, आज तुम्हारा रिजल्ट है। मुझे पता है तुम सर्जन बनोगी और हम दोनों का सपना पूरा करोगी। मैं बस नहीं चाहता कि वो 4 लाख मैंने तुम्हें भेजे हैं ये तुम्हें पता चले, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ तुम्हारी है। रश्मि को सब कुछ याद आने लगता है, कैसे उसके अकाउंट में पैसे और चिट्ठी आ जाया करती थी कि उसे कोई स्कॉलरशिप मिली है, या फिर अचानक से उसके कॉलेज की फी गरीब होने के कारण माफ कर दी जाती थी। रश्मि अदीरा के पास आती है तो अदीरा रो पड़ती है। वो बहुत डर गई थी जब पहले उसे ये कहा गया था कि क्रिश की हालत बहुत खराब है। रश्मि को देख के अदीरा बस बातें ही करती जा रही थी, जैसे उसकी तकलीफ सुनने के लिए उसका कोई अपना बैठा हो उसके पास। अदीरा रश्मि को बताती है कि कैसे उसके जाने के बाद क्रिश मुस्कुराना ही भूल गया है। पेशेंट को होश आ गया है। जाओ, तुम उससे मिल लो। बताओ, यस? यस यस यस, 100 बार यस।